पार्ट 3 है दिल्ली के सुल्तान। क्या है? दिल्ली के सुल्तान। एनसीईआरटी का पार्ट 3 है। एनसीईआरटी का पार्ट 3 है दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र में बड़े राज्यों के 7 केंद्र बन गए थे। हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा है कावेरी डेल्टा पर जो राज्य बने थे बड़े क्षेत्रों में बन गए थे पहले से। आपने गौर किया है अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो, जिसकी कोई राजधानी, इससे पहले मैंने पाठ पढ़ाया, उसकी राजधानी कभी दिल्ली नहीं रही, ऐसा जिक्र किया गया है, लेकिन दिल्ली रही हो। इसकी वजह से दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी है? 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान या चामान नाम से भी जाना जाता है ने परास्त किया था। किसने परास्त किया था? तोमर के अजमेर चौहान ने। चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली एक वाणिज्य मतलब व्यापारिक केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैसे व्यापारी रहते थे जिन्हें अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। व्यापारियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। किसने कराया था? व्यापारियों ने। दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत में स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की कब स्थापना हुई? 13वीं शताब्दी। इसके साथ दिल्ली की ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत सारे क्षेत्र पर फैल गया। दिल्ली ऐसी एक राजधानी क्षेत्र भर के आया जिसका नियंत्रण सारे उपमहाद्वीप क्षेत्र में फैल गया। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन्हें 5 अंशों की पहचान कीजिए जिससे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तालिका 1 में, ठीक है? हाँ, तालिका 1 तो नीचे आइए। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ सुल्तानों के अनेक नगर बसाए गए। मानचित्र 1 में देखिए, देखो फिरोजाबाद जो भी फिरोजाबाद चूड़ी की गई है। फिरोजशाह कोटला दिल्ली सल्तनत ने बसाया। तुगलकाबाद, आदिलाबाद, दिल्ली कानन, जहांपान, हौज खास, सीरी, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, ये सब क्या हैं? दिल्ली सल्तनत के बसाए गए शहर हैं। दिल्ली सल्तनत के द्वारा बसाए गए शहर हैं। देखिए तालिका 1 में देखिए दिल्ली के प्रमुख शासक। देखिए दिल्ली के शासक कितने हैं? इधर दिल्ली के शासक थे। पहला था राजपूत वंश। कौन था? राजपूत वंश, जिसको हम तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। कितने से? 1165। फिर है अनंगपाल। कौन है? अनंगपाल, जो 1130 से 1145। फिर है चौहान वंश। चौहान वंश में 1165 से 1192 तक रहा। चौहान वंश का सबसे प्रमुख राजा पृथ्वीराज चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, समरुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन इनका क्रम से प्रारंभिक तुर्की शासक रहे। दिल्ली सल्तनत में कोई पूछे तुर्की शासक किसका रहा, क्या बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक और समरुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया बेगम और गयासुद्दीन बलबन। 1206 से 1290 तक शासक रहा। किसका रहा था? तुर्की शासक का। किसका? तुर्की शासक का। जब 1206 से 1290 तक तुर्की शासक का शासक रहा, इसी काल में ये प्रमुख ये भी बने। क्या है? शासक। 1206 से 1210 तक ऐबक रहा। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश रहा। 1236 से 1240 तक रजिया रही और 1266 से 1287 तक
कौन रहा है? बलमन रहा। कौन रहा? बलमन रहा। देखिए इल्तुतमिश का मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा, ये अलाई दरबार है, अलाई दरबार। अब आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी वंश में सबसे प्रमुख है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जो 1290 से 1296 तक रहा। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 तक रहा। फिर आया था तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश के पहले देखिए तुगलक वंश आता है, तिरुवन चलता है 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक इसमें है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक। फिर मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिर आता है सैयद वंश। कौन सा वंश? 1414 से 1451 तक। इसमें खिलजी खान 1414 से 1421 तक। फिर आया लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश 1451 से 1526 तक। 1451 से 1498 तक बहलोल लोधी रहा। ये फिरोज शाह का तुगलक का मकबरा दिल्ली में, ये दिल्ली के सुल्तान है। और इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है, क्रम पूछने को लगाया जाता। क्या क्रम पूछने को? कौन कौन से शासक क्रमबद्ध रहे? क्रम के बाद भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस शासनकाल का सबसे ज्यादा लंबा समय काल रहा। ये तुम अभी मैं तुम्हें बताया पीरियड पूरा तो उससे निकाल सकते हैं तुम लोग। अब देखो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? मतलब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कैसे जानकारी हुई है? हालांकि अभिलेख और सिक्कों के स्थापित भवन और निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, और मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन। देखो तारीख एक वचन होता है और तारीख का बहुवचन क्या होता है? तवारीख। क्या होता है? जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन और फारसी भाषा में लिखे थे। सुल्तानों के शासनकाल में कैसी कौन सी भाषा में लिखे थे? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। देखो चित्र एक को देखिए। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण होते हैं। पांडुलिपि को तैयार करने के लिए 4 चरण। पहला है कागज को तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेद की ओर से ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिलाकर उसका प्रयोग करना, और जिल्द तैयार करना। देखो ये सब करना। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन में संबंधित सलाह भी देते थे। न्याय संगत शासन के महत्वपूर्ण पर बल देते थे। न्याय संगत में महत्वपूर्ण बल देते थे। अब आता न्याय चक्र। क्या है? न्याय चक्र। क्या है? न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहास में मुदब्बिर ने लिखा है। फक्रे मुदब्बिर, देखो फक्रे मुदब्बिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। फक्रे मुदब्बिर ने क्या लिखा है? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं सकते। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, और राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से। वेतन कहाँ से आता है? किसानों द्वारा राजस्व किए गए एकत्र से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बढ़ावा दे। राजा ईमानदार और प्रशासन को बढ़ावा दे। कितनी बढ़िया बात लगी है। देखो फक्रे मुदब्बिर ने लिखा है, पूरा कोटेशन लिखा है।
देखिए, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक के नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तवारीख के लेखक विशेषकर कहाँ रहते थे? दिल्ली में। गांव में शायरी कभी कभी रहते हैं। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने में आशा में लिखा करते थे। जैसे कभी कोई लिखता है, कोई लेखक लिख रहा है, तो कहाँ रहेगा? राजा के दरबार में। राजा के दरबार में नहीं रहेगा तो राजा के आसपास कहीं रहेगा। और किसके बारे में ज़्यादा लिखेगा? राजा के बारे में। क्यों लिखेगा? तो उसको क्या चाहिए? इनाम। क्या चाहिए? इनाम, पैसा, यही तो चाहिए, इसीलिए लिखा है। लेखक अक्सर शासकों के जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवहार बनाए रखने के लिए सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्ना-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया गद्दी में बैठी। तो जब का एक इतिहासकार लेखक है मिन्ना-ए-सिराज, क्या नाम है? मिन्ना-ए-सिराज ने खुद स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों, जैसे रजिया के भाई थे, सभी भाइयों में क्या थी? वो श्रेष्ठ शासिका थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसे स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश और प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे शासन से हटा दिया। रजिया को कब शासन से हटा दिया? 1240 में। बैठ जाओ आप नीचे। 1240 में रजिया को शासन से हटा दिया। देखिए अब बहुत देखिए, मिन्ना-ए-सिराज लिखते हैं रजिया के बारे में। मिन्ना-ए-सिराज लिखते हैं रजिया के बारे में। बैठ जा नीचे। मिन्ना-ए-सिराज रजिया का सोचना था ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, मिन्ना-ए-सिराज सोच रहे हैं जो ईश्वर ने आदर्श और समाज बनाया है, उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। क्या बनाया है? मिन्ना-ए-सिराज कह रहे हैं कि जो समाज व्यवस्था है वो कैसी है? स्त्रियों के पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और रानी का शासन इस व्यवस्था के लिए विरुद्ध जाता है। इसीलिए मिन्ना-ए-सिराज पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया जब सुल्तान बनी, बाद में हटा दी गई, तो उसने जब सुल्तान थी तो उसने एक अंकित कराया है अपने अभिलेखों में और सिक्कों में कि मैं किसकी बेटी हूँ? इल्तुतमिश की। किसकी बेटी हूँ? इल्तुतमिश की बेटी। देखो लिखा हुआ है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के साथ जो आधुनिक में आंध्र प्रदेश है के वारंगल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी के समय काकतीय वंश का राज्य था। आंध्र प्रदेश में जो वारंगल का क्षेत्र है उस समय किसका शासक था? काकतीय वंश का शासक था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, उस वंश की भी रानी एक कौन थी? रुद्रमा देवी, जो 1236 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रजिया का व्यवहार किसके विपरीत था? रुद्रमा देवी की। किसके विपरीत था? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम, देखिए किस तरह विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। रुद्रमा देवी ने, एक शासक रजिया थी, एक शासक रुद्रमा थी। इतिहासकार कह रहा है कि रुद्रमा देवी और रजिया का इतिहास देखो कैसे भिन्न है।
रुद्रमा रजिया सुल्तान कहती हैं अपने सिक्कों पे कि मैं उसकी बेटी हूँ, लेकिन रुद्रमा देवी क्या कह रही है, अपने को ऐसा नाम लिखवाया कि जैसे पुरुष जैसा लगे, जैसे पुरुष जैसा लगे। देखो लिखा हुआ है